इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी जो हमारा दूसरा का भाग है दोस्तों पदखंड उसके चैप्टर नंबर 1 कड़बक से बनने वाले टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे को इस चैप्टर का पंक्ति जो श्लोक होता है दोस्तों वो समझ में नहीं आता है, तो मैं उसको हिंदी में आपको बताऊंगा दोस्तों, एक एक को तोड़कर बताऊंगा। यहाँ पर कड़बक का भावार्थ जो कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया दोस्तों वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उठाकर देखिएगा, आपको 10 और 15 में मिल जाएगा दोस्तों। 5 अंक में इसका भावार्थ पूछा जाता है जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। मतलब कि कहानी का जो दोस्तों हिंदी अर्थ होता है उसका सारांश लिखना होता है भावार्थ में। तो सबसे पहले मैं वही बताऊंगा। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो इसी से आपका सारा ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों क्लियर हो जाएगा जो कि मैं नीचे बताने वाला हूँ। तो देखिए कड़बक के जो सबसे पहले लेखक बनते हैं जो लिखे हैं दोस्तों वो मलिक मोहम्मद जैसी है। इसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हैं। और भावार्थ एवं सारांश लिखने से पहले आपको लेखक के बारे में कुछ लिखना होता है, जैसे लेखक का जन्म कब हुआ। तो देखिए यहाँ पर नहीं दिया गया लेकिन मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसका जन्म हुआ था 1942 ईस्वी में, लगभग मान लीजिए उस समय कोई कन्फर्म नहीं बताया था। और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1548 ईस्वी में। तो आपको जन्म याद रखना है 42 और मृत्यु 48। इनका जो निवास स्थान था दोस्तों वो कहाँ रहते थे? जायस कब्र अमेठी यूपी में इनका निवास स्थान था। और इसके पिता का नाम था दोस्तों शेख यमरेज। आपको याद रखना शेख यमरेज। बस यही दोस्तों आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेखक परिचय से इतना ही याद रखना है। उसके बाद लेखक कैसे थे, क्या चीज़ में ज़्यादा रुचि थी वो उसके बारे में थोड़ा लिख देना है। जैसे हिंदी काव्य में सूफी परंपरा के अत्यंतम कवि हैं। किस परंपरा के दोस्तों? सूफी परंपरा के। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा तो आप याद रखेंगे कि किस परंपरा के थे, तो सूफी परंपरा के। उन्होंने भारतीय लोक जीवन में व्याप्त प्रेम कथाओं को सूची साधना पद्धति से जोड़ते हुए आध्यात्मिक ऊंचाई दी है। आध्यात्मिक ऊंचाई दी है दोस्तों किससे? प्रेम कथाओं से एवं साधना पद्धति से जोड़ते हुए। लेकिन इस आध्यात्मिक से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी लोकपरकता ही है, क्योंकि जैसी ने पद्मावत जैसी विराट प्रेम कथा को लोकपरक एवं विशुद्ध अवधि में रचते हुए लोक जीवन की अद्भुत छटा प्रस्तुत की, यानी छवि प्रस्तुत की है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसी जो दोस्तों पद्मावत लिखे हैं वो कैसी है? विराट प्रेम कथा है। और ये दोस्तों विशुद्ध अवधि में लिखा गया है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा कि पद्मावत किसने लिखा, तो जैसे ने लिखा। किस भाषा में लिखा गया, तो यह अवधि में लिखा हुआ है दोस्तों। ये आपको याद रखना। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा जो कि मैं नीचे बताऊँगा। रचते हुए लोग जीवन की अद्भुत छटा प्रस्तुत किए, यानी छवि प्रस्तुत किया। तो ये हुआ लेखक के बारे में दोस्तों। फिर जो श्लोक और पंक्ति रहता उसका पाठ का सार मतलब उसका अर्थ लिखना होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ प्रस्तुत कड़बक उनकी रचना पद्मावत के ही आरंभिक तथा आखिरी छंदों से उद्कृष्ट है। जो यहाँ पर कड़बक है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? पद्मावत के ही आरंभिक एवं आखिरी छंदों से लिया गया है। पहले कड़बक के रूप में अधिक गुण एवं कर्म की महिमा का संदेश दिया गया है। जो हमारा पहला पंक्ति एवं पैराग्राफ है दोस्तों उसमें क्या है कि अधिक गुण एवं कर्म की महिमा का संदेश दिया गया, यानी बताया गया। दूसरे पंक्ति एवं कड़बक में जो दूसरा का पंक्ति है कड़बक में जैसे की रचना प्रक्रिया का सूक्ष्म विश्लेषण मिलता है। ये दूसर का पंक्ति में पढ़ेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि वे एक विनम्र स्वाभिमान के साथ ही अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधभक्त को प्रकृति के मौजूद उदाहरणों के माध्यम से गरिमामय सिद्ध करते हैं। उनका कहना है कि दोस्तों मतलब वो क्या थे कि उनका एक आंख नहीं था, फिर भी वो अपने आप को कभी दोषी नहीं मानते थे दोस्तों। वो अपने आप को सुंदर कहते थे और प्रकृति में मौजूद उदाहरणों के माध्यम से गरिमामय सिद्ध करते थे। वे रूप से अधिक अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते थे। मतलब वो कहते थे दोस्तों कि किसी का रूप और चेहरा नहीं देखो, उसके गुणों को देखो, उसके ओर ही हम आकर्षित होते हैं, उसके गुण की तरफ खींचे जाते हैं। कवि ने किसी शारीरिक दोष के रहते हुए भी व्यक्ति के स्वभाव की सुंदरता को ज़्यादा सेकर बताया। मतलब कवि बता रहे हैं दोस्तों कि उनका शारीरिक दोष क्या था कि उनका एक आँख नहीं था, मतलब खराब हो गया था। फिर भी वो दोस्तों सुंदरता को दूसरे व्यक्ति की सुंदरता को ज़्यादा श्रेय बताकर बताया है। इसके आगे क्या कह रहे हैं कि इसी संदर्भ में वे केवल कलंक या कोयले के द्वारा कांच यानी कच्ची लोहे को तपाकर कंचन यानी सोना बनाने की प्रक्रिया को प्रतीकात्मक रूप से उद्घृत करते हैं। सोना कैसे बनता है दोस्तों? जब उसे हम कोयले पर तेज आंच में तपाते हैं तब वो दोस्तों प्रतीकात्मक रूप से उद्घृत करता है, यानी चमकता है और वो अपने असली रूप में आता है। असुंदर वस्तुओं का अनुप्रयोग सुंदर वस्तुओं के निर्माण का साधन होता है। जैसे कोई सुंदर वस्तु कब बनता है?
खराब वस्तु से ही तो उसे हम सुंदर बनाते हैं। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा, असुंदर वस्तुओं का अनुप्रयोग सुंदर वस्तुओं के निर्माण का ही साधन होता है, अतः उनका सौंदर्य भी कम नहीं है। तो ये हमारा पहला जो पंक्ति पैराग्राफ था दोस्तों, उसका अर्थ हुआ हिंदी में। अब हम दूसर का पंक्ति का देखते हैं। दूसरे कड़बक में जैसे कवि को ही उसके अमरत्व का साधन मानते हैं। यदि कोई कृति अपने कलेजे की खून से अर्थात कष्ट साध्य तन्यता से रची जाए तो उसकी सुगंध देश काल की परिधि को लांघ कर चिंतन बना देती है। क्या दोस्तों? उसकी सुगंध देश काल की परिधि को लांघ कर उसकी चिंतन बन जाती है, मतलब बनाई जा सकती है, यह बनी जाती है। कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, पर जो इस कहानी को पढ़ेगा वह उसे दो शब्दों में स्मरण करेगा। जैसे जो एक दिन इस धरती पर आया दोस्तों, वो एक दिन मरेगा भी। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, मतलब कभी भी नहीं रहा, एक दिन हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन उसके द्वारा जो लिखे गए कहानी है उसे पढ़कर अभी हम दो शब्दों का स्मरण कर रहे हैं कि हाँ, ये कड़बक जयसी जी लिखे थे, और वही उनका दो शब्दों में स्मरण मतलब हम लोग कर रहे हैं। किसी भी सच्चे कवि किसका भी साधना उसके जीवनों अनुभव से जुड़ी होती है, जीवनों अनुभव से जुड़ी होती है। इस कड़बक के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि एक श्रेष्ठ कवि महान कलाकार की तरह अपने जीवन के संदर्भों और चुनौतियों को अपने सौंदर्य बोध और कला दृष्टि के प्रभाव से उदात्त और गरिमामय बना देती है। तो ये इसका हुआ दोस्तों भावार्थ, जो कि 5 अंक में पूछा जाता है। अब इतना पढ़ने के बाद देखिए ऑब्जेक्टिव किस तरह का बनता है, इससे चलिए मैं आपको बताता हूँ। जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे गए हैं, उन सभी को मैं यहाँ पर लाया हूँ दोस्तों। आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव में। बोल रहा है कि चित्र रेखा किस कवि की रचना है। तो देखिए मैं रचना नहीं बताया था, अगर आप फर्स्ट वाला पेज देखेंगे कविता का, मतलब लेखक परिचय वाला, तो वो मिल जाएगा दोस्तों। चित्र रेखा आपको जो जयसी जी ही लिखे हैं, ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है जयसी का जन्म स्थान। तो देखिए मैं बताया था कि ये यूपी में रहते थे। कहाँ दोस्तों? जायस कब्र अमेठी। यहाँ पर दोस्तों यूपी में ये पड़ता है, जायस कब्र अमेठी। तो यहाँ पर यूपी नहीं दिया गया, तो आपको अमेठी याद रखना है। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी? देखिए यहाँ पर मैं इनका मृत्यु भी पहले ही बता दिया था दोस्तों को, 1548 ईस्वी में लगभग। कंफर्म नहीं है दोस्तों, कोई नहीं कंफर्म हो बताया, लगभग अनुमान था। यह जन्म और मृत्यु इनका दिया गया। मलिक मोहम्मद जैसी कवि है, मतलब कैसे कवि है वो बताना। तो ये प्रेम के पीर के कवि है। अगला दोस्तों आएगा कृष्ण वाला, फिर राम वाला भी आएगा। तो ये जो पहला चैप्टर वो प्रेम के पीर के कवि है, ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। कड़बक के कवि कौन है, इसका कमेंट करके आपको बताना दोस्तों। कई बार मैं बता चुका हूँ, शुरू में ही बताया हूँ कि कड़बक के रचयिता कौन है। ABCD आपको कमेंट कर देना है। मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? फिर से इसी क्वेश्चन को उलट दिया है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसी को कि मतलब कविता कौन सी है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कड़बक, वही है ऑप्शन बी वाला में। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म बताना दोस्तों, जो कि मैं शुरू में ही बता दिया था। इनका जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जयसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? यहाँ पर आपको राज्य बताना। तो देखिए जायस कब्र अमेठी यूपी में हुआ था। तो कहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला। जैसे किस तरह के कवि? देखिए मैं शुरू में ही बताया था दोस्तों कि ये सूफी कवि है। किस तरह के कवि है? सूफी कवि। हमारा ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। जैसे के पिता का क्या नाम था? इनके पिता के भी मैंने नाम बताया था, शेख अमरेद। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला जैसी थे, मतलब जैसी क्या थे वो बताना। धनवान थे, फकीर थे, पहलवान थे? तो वो दोस्तों एक प्रकार के फकीर ही थे। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं? तो किस काव्य धारा से जुड़े? तो प्रेम के पीर के, यानी प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर में याद रखना प्रेम बस। जैसे कि काव्य किस भाषा में, मतलब जैसे कि काव्य की भाषा कौन सी थी? जो मैंने बताया था दोस्तों कि अधिकतम किस में लिखते थे? अवधि में ही लिखते थे। यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। जैसे के काव्य का मुख्य रस क्या है? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना श्रृंगार रस, वात्सल्य रस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। जैसे ने रत्नसेन तथा पद्मावती के कथा को किस प्रकार से जोड़ा? तो ये नहीं बताया गया था दोस्तों सारांश में, लेकिन जब आप पंक्ति को एक एक तोड़ कर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये पंक्ति मिल जाएगा। तो किस प्रकार जोड़ा है दोस्तों? रक्त की लय के रूप में। यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसे ने रत्ना से निम्न में से कौन सी कृति
जैसे कि नहीं है। तो यहाँ पर बताना, देखिए क्वेश्चन छूट गया। जैसे ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा खींचा सींचा। यहाँ पर फिर से दोस्तों यहाँ पर सींचा तो पूछ रहा मतलब किसके द्वारा सींचा। तो दो क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों एक ही प्रकार के लेकिन ये अलग है। ये अपने आंसुओं से मतलब जो आँख के आंसू होते हैं दोस्तों उसके से सींचा मतलब भिंगाया हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति जैसे कि नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं, यानी 3 गो है एगो नहीं है, तो भक्तमाल नहीं है। ऑप्शन डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे का काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समुंदर की भांति। किस तरह व्यापक है, समुंदर की भांति। ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि है जयसी जी, आपको याद रखना है। प्रेम के पीर के कवि जयसी जी। कड़बक कहाँ से लिया गया, तो मैंने शुरू में ही बताया था दोस्तों, ये पद्मावत से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ऑप्शन डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पद्मावत से लिया गया। जैसे पद्मावती से हम पढ़ते हैं। हाँ, अगला कड़बक के रचयिता है। फिर से आ गया क्वेश्चन दोस्तों, कई बार मैं बता चुका हूँ, इसे मैं छोड़ देता हूँ। आंसर कमेंट कर देना ABCD। जैसे मतलब जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि अधिकतर अवधि में ही लिखते थे। हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो मगही है। गया जिला जिला में जो बोला जाता है वो हमारा मगही होता है। और ये जो लिखे हैं ये अवधि में लिखे हैं। मलिक मोहम्मद जैसे किस परंपरा के कवि हैं। तो ये बताना फिर से आ गया दोस्तों। प्रेम आपको जहाँ दिखे मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि है, तो प्रेम खलनायक काव्य परंपरा के कवि है। जैसी ने अपनी आँख की उपमा किससे दी है। तो अपनी आँख की उपमा किससे दी है दोस्तों, दर्पण से दी है। ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसे किस शाखा के कवि है, किस शाखा। तो इसमें भी आपको प्रेम खोजना। देखिए शुरू में आपको प्रेम दिख रहा है, प्रेम मार्गिक प्रेम खलनायक यही मिलेगा दोस्तों आपको इसमें। तो आपको बस प्रेम वाला याद रखना मलिक मोहम्मद जैसी वाला में बस। तो इस तरह आप सभी क्वेश्चन इससे याद कर सकते हैं। कौन सी गिरी थी जैसे कि नहीं है। फिर से आ गया दोस्तों कि नहीं है। तो यहाँ पर ये है, ये है, ये भी है दोस्तों, लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन जो डी वाला आपको दिख रहा है ये नहीं है जैसे कि। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मावत किसकी रचना है। तो ये दोस्तों मैं शुरू में ही बताया था कि ये जैसे जी की ही रचना है। और ये किस में लिखा हुआ है, तो अवधि में लिखा हुआ है। इसकी भाषा क्या है, अवधि है। तो इस चैप्टर से बस आपको इतना ही पढ़ना है दोस्तों। इतने से ही बार बार रिपीट किए जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मुझे उम्मीद है। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा।